नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता, जिनका लंबा अनुभव है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का। हम बात करेंगे किस तरह से हिमाचल में जो युवा पीढ़ी है उसके रोजगार के लिए किस तरह की योजनाएं जो है उन पर काम हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, किस तरह के अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मैडम यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम, दिव्य हिमाचल के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत जी। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की नज़र जो है वो और उम्मीदें जो है वो रोज़गार को लेकर रहती हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ उस तरफ भी सबकी नज़रें जो है वो रहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी मैम आपसे? देखिए, जो व्यक्ति पढ़ लिख गया, साक्षर हो गया, शिक्षित हो गया और उच्च अध्ययन कर लिया, उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन तो तभी होती है जब वो किसी सेवा में आए। सेवा का मतलब यही नहीं है कि सरकार के दायरे में आप अपनी सेवा दे रहे हैं। सेवा आप किसी निजी क्षेत्र में भी दे सकते हैं, अपने प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप करके भी दे सकते हैं, अपना बिजनेस करके भी दे सकते हैं, और समाज की आर्थिकी में, प्रदेश की आर्थिकी में योगदान दे सकते हैं। मेरा क्योंकि विषय जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो नेचुरली सरकार की ओर भी जो प्रक्रिया होती है भर्ती की, नियुक्ति की और परीक्षा करवाने की लेकर, ये एक अहम जिम्मेदारी है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो चयन हो वो योग्यता के पैमाने पर सर्वोच्च हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं, हमने काफ़ी प्रयास किए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में जो प्रशासन में लोग तैनात हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में तैनात हो, शिक्षण संस्थानों में तैनात हो, वो एक उच्च योग्यता और कार्यक्षमता लिए हो, ताकि प्रदेश की तरक्की में इन सब का योगदान नायाब तरीके से किया जा सके। कितनी चुनौती रहती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चुनिंदा पोस्टें होती हैं, 8 से 10 पोस्टें हैं, 20 पोस्टें हैं, लेकिन हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो लोग आवेदन करते हैं। कितना चैलेंज है और किस तरह से जो है वो ये इन लोगों को मौका जो है वो मिल पाता है खासतौर पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अभ्यर्थी हैं वो लाखों की संख्या में हैं और हमारे पास पदों के विकल्प बहुत छोटे हैं, थोड़े हैं। तो ऐसी संख्या में हम सबको किसी भी क्षेत्र में सभी को नौकरी देना संभव नहीं है, चाहे वो आप सरकारी क्षेत्र ले लो, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र ले लो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी को अपनी क्वालिफ़िकेशन इस ढंग से डेवलप करनी चाहिए, ऑप्ट करनी चाहिए, चूज़ करनी चाहिए कि वो अपने सारे ऑप्शंस और विकल्पों को खुला रखे। एक जगह अगर नहीं होता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, लेकिन सभी का नहीं हो पाएगा। तो जिनका नहीं होता है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ भागते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, अपने प्रयास करते हैं कि हम हो जाएं, इसमें नहीं निकले तो उसमें निकल गए। मैम, ऐसे जो लोग हैं जिनका खास तौर पर मान लिया मैंने तहसीलदार के लिए या नायब तहसीलदार के लिए आवेदन किया है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका नंबर नहीं आता है, उनको किस तरह से जो है वो तैयारी रखनी चाहिए? प्लान बी के लिए क्या करना चाहिए? हम चाहेंगे कि आपका लंबा अनुभव है, थोड़ा सा सुझाव भी हमारे जो दर्शक बहुत सारे देख रहे हैं उनके लिए देंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें प्लान बी के साथ चलना चाहिए। देखिए, मैंने जो जनरलाइज्ड वे में पिछले काफ़ी लंबे समय से कमीशन में भी ऑब्ज़र्व किया और मैं प्राइवेट कंपनीज़ में भी पीछे काम करती रही थी, तो मैंने ये देखा कि जब भर्ती प्रक्रिया होती है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है, मैंने फोकस करना है तो करना है, ये अच्छी बात भी है। लेकिन क्या होता है कि जब उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो प्लान बी को अपने पास रखना चाहिए, ताकि एक डिप्रेशन और एक फ्रस्ट्रेशन के मोड में कैंडिडेट ना चला जाए। तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं कि वो कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं और कई साल बिता देते हैं, 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल। देखिए, समाज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, परिवार भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, शैक्षणिक संस्थान भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और हम कहीं कार्य करते हैं वहाँ से भी हमें बहुत सीख मिलती है। तो मेरा ये अभ्यर्थियों से कहना है कि वो जब भी तैयारी करें तो शिद्दत से करें, लेकिन अगर लंबा समय निकल गए, बार बार आपको अपने एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो आप अपने साथ साथ पढ़ाई या जॉब को जहाँ जो मिलता है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट से सब चीज़ें हो जाती है।
मैम, हिमाचल का बहुत सारा जो लोग हैं और बहुत सारे जो युवा हैं वे गांव में रहते हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से हमारे जो पहाड़ी राज्य है इसके जो गांव में रहने वाले युवा हैं उनके लिए भी कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है? किस तरह से वो लोग रोजगार से जुड़ पाएँ? शर्मा जी, ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। कारण क्या है कि गांव में हमारे जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए भी स्कूल दूर है, कॉलेज भी दूर है, और वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं होता है। जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की अपने काम काज में, दैनिक उसमें, कि हमारे गांव के बच्चों को वो चीज़ें एक्सेस नहीं हो पा रही हैं जो एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो मैंने अपने स्तर पर एक नई अभियान की शुरुआत की है, जिसमें मैं पर्सनली भी मिलती हूँ और अपनी बात भी कहती हूँ, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या बच्चे या अभिभावकों से भी मैं बात करती हूँ। उसमें मैं गांव में ज्ञान गंगा करके एक विचार मेरे मन में आए जिसको हम प्रवाहित कर सकते हैं ताकि बच्चों का भला हो। उसमें यह है कि बच्चों को पहली ऑप्शन तो ये होनी चाहिए कि वो ऐसा सब्जेक्ट रखें जो रोजगार से जुड़ा हो। आप जरूरी नहीं है आप मेडिकल में सिर्फ एमबीबीएस ही बनेगा या इंजीनियरिंग कर ली तो सरकार में डॉक्टर ये इंजीनियरिंग पे ही सिलेक्ट होगा, बिजली बोर्ड में होगा, पावर कॉर्पोरेशन में होगा, पीडब्ल्यूडी में होगा। ऐसा नहीं है, सब लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने चाहिए या ऐसे विषय चुनने चाहिए जो रोजगार से जुड़े हों, और अगर आप उस फील्ड में नहीं भी जा पा रहे हैं तो आपके पास दूसरी चीज़ें अवेलेबल हों जहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक और चीज़ हमने शुरू करी है कि बच्चों को सही दिशा मिले, जहाँ पे उनको पढ़ना क्या है, उन्हें अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और किस समय पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है, उसको अप्लाई करने से पहले उन्हें कब तैयारी शुरू करनी है। इसके लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी जो वेबसाइट है उसमें ई लाइब्रेरी का प्रोविज़न कर दिया है। अभी ये थोड़ा इनिशियली शुरू हुआ और इम्प्रूवमेंट इसमें आगे होंगी। डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको वो लिंक्स मिलेंगे जिसमें आप सरकार की योजनाएं क्या हैं, केंद्र की योजनाएं क्या है। स्टडी मटेरियल यूजुअली सब्जेक्ट वाइज तो नहीं रहेगा, लेकिन एक जनरलाइज्ड आदमी को जो अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए चाहिए वो सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब मेरा सेकंड प्रयास ये है कि हम गांव में पंचायतों के थ्रू, ब्लॉक्स के थ्रू, वहाँ पे अगर लाइब्रेरीज बनती हैं तो ये स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल है, कई सोर्सेज में अवेलेबल है डिफरेंट, इसका कोई मतलब मैं शब्दों में इसको पिरो नहीं सकती क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग सिलेबस है, हर एक के लिए अलग तरह का प्रयास है, तो वो बेसिक चीज़ें जो है वो सिंक हो जाएं इनसे। मैम, लगता नहीं ये जो बदलता दौर है इसमें समाज की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है वो हर वक्त सरकार की ओर देखता रहता है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो हम कल भी देख रहे थे यहाँ जो सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए बात हो रही थी, स्टूडेंट्स को गाइड किया जा रहा था, तो जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है वो हर तरह की लाइब्रेरीज़ हैं, चाहे ब्रिटिश लाइब्रेरी हैं, चाहे अमेरिकन लाइब्रेरी, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को, यूथ को जो है वो मिल पाती हैं। लेकिन पहाड़ की अगर हम बात करें, हिमाचल की बात करें तो यहाँ बहुत कम रिसोर्सेज हैं, ऐसी संभावनाएं जो है वो बहुत कम हैं। तो आप का भी बहुत लंबा अनुभव है और अब आप पब्लिक सर्विस कमीशन में भी काम कर रहे हैं। समाज को किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम आप जैसे जो लोग एक ऐसे स्थान पर काम कर रहे हैं उनका समाज के लिए भी जो है वो सुझाव बहुत मूल्यवान होगा। देखिए, हमारे समाज में दो तरह की कैटेगरी बहुत मजबूत रोल इस क्षेत्र में निभा सकती हैं। एक तो जिन लोगों का ब्यूरोक्रेसी में तजुर्बा रहा है स्टेट की सर्विसेज में, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, और दूसरा एकेडमिशियन। हमारे यहाँ कॉलेज और स्कूलों में लाइब्रेरीज़ तो हैं, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव के एंगल से वो लाइब्रेरीज़ नहीं है। वही मैंने आपको बताया ना कि हम कोशिश करें कि हम अपनी लाइब्रेरी को उनकी लाइब्रेरी के साथ सिंक्रोनाइज़ करें। उसी तरह से जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होगी, HP यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होगी, हिप्पा की हो गई, या फिर आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की लाइब्रेरी होगी, जिस चीज़ को भी हम जोड़ सकते हैं, यहाँ का वहाँ का एक्सेस ले सकते हैं, वो लेने की कोशिश करेंगे। इवन हिमाचल गवर्नमेंट की भी अपनी इतनी लाइब्रेरीज़ हैं, भाषा संस्कृति विभाग की लाइब्रेरी, लिटरेचर बच्चे पढ़ते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, ढूंढेंगे, तो उस सब चीज़ को ना अब समय के साथ सरकार तो करेगी ही करेगी जो भी कर रही होगी, लेकिन समाज में अगर कोई इनिशिएटिव लेगी कि हाँ हमने ये करना है, हमने यहाँ 2-3 कंप्यूटर लगा के उनको सिंक कर देना है, ऑनलाइन आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बच्चे वो मोबाइल पे डाउनलोड कर ले, यही मैं अब इस साल में हमारा यही ध्येय है कि बच्चों तक पढ़ने के लिए सही चीज़ सही वक्त पर अवेलेबल हो जाए, इसी के माध्यम से।
मैम, ये गांव के लिए ज्ञान गंगा अभियान क्या है, इसमें किस तरह की सुविधाएं जो है वो यूथ के लिए मिली? शर्मा जी, मैंने आपको ये बताया, ये ध्यान इसलिए आया, अभी तो ये इनिशियल स्टेज पे है, आप सबकी मदद चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अकेला आदमी इस चीज़ को कर नहीं पाएगा। गांव में ज्ञान गंगा का मतलब ये है कि कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही। कोविड के दौरान में तो अक्सर ये हुआ कि बसेस बंद हो गई, इंस्टीट्यूशन लॉकडाउन में गए नहीं। जब रिज्यूम हुए, शुरू हुए, तो कुछ एरिया में बसेस बंद हुई हैं, कुछ एरिया में बच्चों ने ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया, ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ चले गए। तो कॉलेज में वो स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं है। और दूसरा, उनको सही चीज़ बतानी है कि आपको अगर ह्यूमैनिटीज़ लेनी है तो क्यों लेनी है। इसके 5 ऑप्शंस ये अवेलेबल हैं, आप एक पे नहीं तो दूसरे पे नहीं तो तीसरे पे काम करिए। और अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना, आपके पास ये 10 विकल्प और भी हैं। और अगर आपने कॉमर्स लिया है तो वो अलग विषय है। बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई और सब्जेक्ट और विषय वो चूज़ करें जिनको भविष्य में आने वाले टाइम में आपको वो रोजगार के साथ जोड़ सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कोर्स का होटल मैनेजमेंट की आप बात देखो, हिमाचल में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है। हमारे युवा इनके साथ जुड़ जाएं। कैसे कि अगर घर में ज़मीन है, खेती है, तो आपको न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स का पता होना चाहिए, ताकि वो वहाँ से बेनिफिट लेके अपने यहाँ में प्रोडक्शन में हेल्प कर सकें और हमारी अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। किसी को स्टार्टअप खोला, इसको यूँ समझते हैं। गांव में ज्ञान गंगा का ये है कि गांव में एक बिटिया है, वो +2 करके हटी है और उसने कोई ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, तो वो अपने गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती है। और किसी ने अगर फोटोग्राफी का कोर्स किया तो शादी ब्याह में प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की तरह वो वहाँ उसको काम मिल सकता है। वो एक अपना स्टूडियो के साथ अपना डिजिटल वर्क भी शुरू कर सकता है। टूरिज़्म में ये है कि अपने होम स्टे हो गए, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे करके आप एरिया के साथ जुड़ते हुए, अपने प्रोफेशनल फील्ड से जुड़ते हुए उसको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो चाहे आप वो टेक्निकल कोर्सेज़ की बात करें, जैसे नर्सिस हैं, पैरामेडिकल है, नहीं भी कोई डॉक्टर बना तो जैसे कल आप वो देख रहे थे, तो उसने माइक्रोबायोलॉजी में अपना एक्सेल कर दिया। माइक्रोबायोलॉजी से होते होते वो सिविल में चले गए। देखिए, बेसिक ग्रेजुएशन के जो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे कोई भी होता है, उस सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप बेसिक ग्रेजुएशन जिसमें क्वालिफिकेशन होती है उसमें आप कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। जैसे आपने अलाइड दे दिया, या आपने एचएस दे दिया, या आपने सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, बाई चांस उसमें नहीं होता है तो आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकती है वो मालूम होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी। और अगर वो भी नहीं होता है तो आप अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस अपने ही घर गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं, ये समझाने के लिए है। मैम, ये बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी कि किस तरह से हम लोग अपना सब रोजगार से जुड़ सकते हैं, रोजगार के साथ साथ। लेकिन बहुत सारे युवाओं की, क्योंकि हिमाचल में जो है वो उतने उद्योग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो लोगों की उम्मीदें जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ ही रहती हैं। तो अभी हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आने वाले दिनों में जो है वो कौन सी नौकरियाँ जो है वो मिलने वाली हैं, किस तरफ जो है वो काम जो है वो चल रहा है। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात है तो हमारे यहाँ कुछ कॉलेज कैडर के इसके असिस्टेंट प्रोफेसर्स और इनकी पोस्टें अभी आने वाली हैं, जो कि हर सब्जेक्ट की आएंगी, चाहे वो आप साइंस है, चाहे आर्ट्स हैं, चाहे कॉमर्स है, आने वाली हैं। और दूसरा, हम आजकल मेडिकल कॉलेजेस में, सुपर स्पेशलिटी कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की नियुक्तियां कर रहे हैं। और वो बाकी हमारा जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए, एचएएस हो गए, अलाइड हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, तो वो चलता रहता है। और हम अपनी तरफ से कोई रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसीजरल आता है कि हमारी ये वैकेंसीज हो रही हैं, तो हम उसको भरने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, चाहे वो हम स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू करें, चाहे हम 3 टियर और 2 टियर में, अलग अलग चीज़ें बटी हुई हैं। और मैं बताऊँ रवि जी, इसमें हमने हमारी जो ऐप भी है, वेबसाइट भी है, हम हर चीज़ उसमें डाल रहे हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है नया क्या होने जा रहा है। यानी यूथ को मैम हम ये कह सकते हैं कि वह जो है वो लगातार आपकी जो वेबसाइट है आपसे जुड़े रहे हैं।
उसमें हम अपनी एडवर्टीजमेंट, परीक्षा कब होगी, नहीं हो रही है, या कोविड के कारण हमने डेट चेंज की है, या कोई भी एक रीज़न हो सकता है, उसका सारा अपडेट उसमें आता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब अच्छी चीज़ हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है कि हर कैंडिडेट को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि उसको बार बार अप्लाई करके दर्ज करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी प्रेफरेंसेस डाल देते हैं, अपना प्रोफाइल एक बारी डाल देते हैं, और फिर जब वो पोस्ट निकलती है तो तुरंत उसकी पोस्ट से मैचिंग क्वालिफिकेशन में उसको SMS चला जाता है कि ये पोस्ट निकल रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने हमारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए वो फ्रीक्वेंटली आप कमीशन में पेपर देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। लड़कियों से कोई फीस नहीं ली जाती है। इस पे भी थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो हमारे दर्शक हैं वो महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं। युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह की खास जो है वो रियायत दी गई है या सुविधाएं दी गई हैं? ऐसा कुछ विशेष हम डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं है कि क्योंकि पेपर का प्रोसेस और एग्जामिनेशन, इंटरव्यू का प्रोसेस सबको पास करना है। लेकिन कई बारी मतलब मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया था जब मैं कमीशन में गई थी कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनसे पूछा गया कि आप लास्ट टाइम भी ये हुआ था तो आपने परीक्षा दी थी क्या? बोले नहीं दी थी क्योंकि पिताजी के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरी दूसरी बहन के लिए तो दे दिया, लेकिन मेरे लिए नहीं दे पाए। तो उस टाइम मेरे मन में ये विचार आया कि परीक्षा में सफल हो नहीं हो ये अलग विषय है, लेकिन परीक्षा में बैठने का मौका देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने एक प्रस्ताव रखा था कि बच्चियों की जो है वो फीस आवेदन करते समय माफ़ की जाए, चाहे वो किसी भी श्रेणी की है। तो वो उसके बाद हमने 2 साल में वो भी एनालाइज किया। ये हुआ था कोविड से पहले के फेज़ में 19 के आसपास, तो जो कोविड में थोड़ा सा काम इफ़ेक्ट हुआ है, हर जगह ही हुआ। तो उसके बाद जब हमने कंपैरिजन किया डेटा का, तो हमारे विमेन एप्लीकेंट कैंडिडेट्स जो है उसके नंबर और तादाद में वृद्धि हुई है। लास्ट में एक ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव है और इस क्षेत्र में भी आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है वो जोड़ने की कोशिश की है, हमारा जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए किस तरह का सुझाव रहेगा कि किस तरह से अपनी तैयारी करें, किस तरह से स्टडी करें ताकि बेरोजगार और स्वरोजगार से जुड़ पाएँ? यूथ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि यूथ हमारा भविष्य है। वो 10th में तय कर ले, 10वीं में तय कर ले कि वो क्या करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, 10वीं में उसमें नंबर नहीं आए तो आप करना, जिसमें आपकी रुचि हो उसी में आपको करना चाहिए। देखा देखी नहीं करना चाहिए, सहेली ने ये कर लिया तो मैं ये करूँगा, टीचर हमारे पास यही सब्जेक्ट अवेलेबल है तो मुझे यही करने हैं। मैंने ये भी देखा कुछ कॉलेजेस में बहुत से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, कुछ में नहीं है, तो बच्चों को मजबूरन वही ऑप्ट करना पड़ता है जो घर के बगल में कॉलेज है उसमें वो सब्जेक्ट हैं। तो वो थोड़ी हिम्मत करें, जो अपनी पसंद के सब्जेक्ट हैं पहले तो वो ऑप्ट करें। ऐसे हालात के बीच में क्या करना चाहिए? आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ कि जब देखा देखी भी नहीं करनी है हमें, और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं नज़दीक में, उनसे अगर हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करना है या आगे बढ़ना है, तो ऐसे हालात के बीच में क्या जो है कड़े स्टेप जो है वो, या आत्मविश्वास को किस तरह से बढ़ाकर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, आत्मविश्वास तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले उसको परिवारजनों को सहयोग और सपोर्ट देना है। खासतौर पे शिक्षकों का रोल इस स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों को बच्चों को ये बता देना चाहिए। मुझे लगता है कि हर स्कूल में 11th में जब बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो 10th में ज़रूर काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो चाहते क्या है। जब उसने अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले लिया या उसने देख लिया कि मेरे पास बेस्ट ऑप्शन इस चीज़ की अवेलेबल है, तो उसमें भी जॉब ओरिएंटेड विकल्पों को पहले स्टडी कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव में सुबह उठते हैं, गाय का काम करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर कॉलेज पहुंचते हैं। सब्जेक्ट क्या रखे हैं? ह्यूमैनिटीज़ के 2-3 फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट्स हैं जो सभी ने रखे हैं और हर कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आप एमए में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मतलब जो वे बैक से चले आए रहे हैं ट्रेडिशनल से सब्जेक्ट, उन्हीं में इतनी फौज इकट्ठी हो गई है और जॉब के विकल्प बड़े लिमिटेड हैं। तो इसलिए जैसे मान लो कोई ज़रूरी नहीं है तो आप ITI कर लो, टेक्निकल कॉलेज में चले जाओ, या कोई अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो आप प्लम्बिंग का कोर्स कर सकते हैं, टूरिज़्म का कर सकते हैं, जर्नलिज्म का कर सकते हैं, पैरामेडिकल का कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर का कर सकते हैं। तो वो बच्चों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और इसके लिए जो भी करें, मेरी तो ये बच्चों को एडवाइस है कि जो भी करें उस सब्जेक्ट में 100% दें, फिर उसे डाइवर्ट ना हो। डाइवर्ट हुए तो आपके पास कई सारे रास्ते निकलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस रास्ते पे जाना है।
लोक सेवा आयोग भी कोई अपने स्तर पर ऐसे बच्चों के लिए कोई काउंसलिंग या कोचिंग या इस तरह की कोई व्यवस्था जो है वो भविष्य में करने वाला है? नहीं, अभी तक तो कोई करते नहीं है, क्योंकि मतलब इतना डायरेक्ट 1-to-1 नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाता है हम अपनी बात रखते हैं। जैसे कल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोग्राम यूपीएससी की ओरिएंटेशन के लिए किया था, जिसमें बड़े बड़े पैनलिस्ट थे, सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनमें से हमने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर। ये एक अच्छा प्रयास था जो मुझे लगता है कि हम अपने लेवल पे करेंगे, लेकिन हमें समाज की जो है वो मदद चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं मैम, ये जो कल यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगड़ा की ओर से एक शुरुआत हुई है कि सिविल सर्विसेज में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए मोटिवेशनल और उनके लिए टिप्स जो है वो यहाँ पर दिए गए। हिमाचल में क्योंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ हमने पहले ही बात की कि रिसोर्सेज की बहुत कमी है, जो स्कूल हैं वहाँ पर उस तरह के सब्जेक्ट नहीं है, कॉलेजेस में सब्जेक्ट नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो इस तरह के प्रयासों को किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, कल तो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम हुआ। मुझे लगता है हिमाचल में पहली बार कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया होगा, क्योंकि जिसमें जो नए सेलेक्टेड IAS ऑफिसर थे, HS ऑफिसर थे, उन्होंने भी अपने स्टडी मटेरियल और एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। मैंने भी अपने कमीशन में जो अनुभव दे के इंटरव्यू के दौरान वो डिस्कस किए हैं। और ये अगर ये सारे करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को गाइडेंस मिलेगी और उनका थोड़ा उनको IQ सेट होगा कि हमें करना क्या है। और धर्मशाला में करने की वजह शायद ये भी रही होगी क्योंकि यूपीएससी ने अभी अपने एग्जामिनेशन सेंटर में धर्मशाला को एक सेंटर बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको चंबा और ट्राइबल एरिया के लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको फिर शिमला आना पड़ता है या फिर वो चंडीगढ़ सेंटर ऑप्ट करते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा वो रहा। तो शायद यहाँ आने वाले टाइम में यहाँ के बच्चे अगर समझेंगे तो बहुत ज़्यादा और भी कॉम्पिटिशन्स में अपीयर होंगे, और मुझे लगता है अपीयर होंगे तो मिलेगी नौकरी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा अलग विषय है, लेकिन उनका एक देखने का नज़रिया बदलेगा और वो काम करने के प्रति, कार्य के प्रति या समाज से किसी थ्रू वर्क जुड़ने के लिए स्टेट के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैम। तो आपने देखा कि किस तरह से रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ने की जो योजना है उस पर बात की और तमाम सारी जानकारियां हमारे से साझा की, और ख़ास तौर पर जो गांव में रहने वाला हमारा साथी है, हमारा जो युवा है, उसके लिए कितना गंभीर है लोक सेवा आयोग और किस तरह से नए नए बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं, और सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोगों के लिए भी किस तरह के प्रयास जो है वो सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं। ये तमाम सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की प्रयास किया है और भविष्य में भी इस तरह की जानकारियां दिव्य हिमाचल आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करता रहेगा। और आप बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और पढ़ते रहें विश्वसनीय समाचारों के लिए दिव्य हिमाचल अखबार। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने सहयोगी विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला।